हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले मैं आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ बातें बता दूं। तो जैसे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में हमारे मैकेनिकल सिस्टम होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, फिल्टर और एवापरेटर। सेम उसी प्रकार से उसमें भी मैकेनिकल सिस्टम पाए जाते हैं, मतलब कि कंप्रेसर, कंडेंसर, कैपिलरी ट्यूब, फिल्टर और एवापरेटर उसमें भी होते हैं। तो मैकेनिकल सिस्टम सारे सेम ही होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल सिस्टम में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करें, उसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, तो उसमें कंप्रेसर होता है, रिले होता है, OLP होता है, थर्मोस्टेट होता है, डोर स्विच होता है, बल्ब होता है और कभी कभी रिले के साथ कैपेसिटर भी लगा दिया जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हमारी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में पाए जाते हैं। अब डबल डोर रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में वही पार्ट होते हैं जैसे कंप्रेसर, OLP और ये हमारा रिले। यहाँ पर कभी कभी हमारा कैपेसिटर भी लगा दिया जाता है, तो ये भी पार्ट इसमें कहीं इंक्लूड हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा थर्मल वाल्व, थर्मोस्टेट और यहाँ पर डोर स्विच और ये बल्ब, ये सारी चीज़ें तो हो जाती हैं जैसे हमारे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में होते हैं उसी प्रकार से। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो चेंज होते हैं और जो लगाए जाते हैं एक्स्ट्रा फीचर में हमारी डबल डोर फ्रिज आती है। जैसे हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर हो गया, बाईमेटालिक थर्मोस्टेट हो गया, उसके बाद यहाँ पर थर्मल फ्यूज हो गया और यहाँ पर ये डिफ्रॉस्ट टाइमर। तो डिफ्रॉस्ट टाइमर का इसमें बहुत ही मेन रोल होता है। तो डिफ्रॉस्ट टाइमर के बारे में आप बहुत ही आसानी से समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग करना बता देता हूं और वायरिंग करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि किस प्रकार से क्या वर्क करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम वायरिंग देख लेते हैं कि वायरिंग किस प्रकार से इसकी की जाती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन लीड में न्यूट्रल और फेस और अर्थ के वायर होते हैं। मेन लीड में आप जानते होंगे न्यूट्रल, फेस और अर्थ के वायर होते हैं। अर्थ के वायर को उसी फ्रिज की बॉडी में एक नट के द्वारा कस दिया जाता है ताकि अगर हमारे फ्रिज कभी भी बॉडी अर्थ हो जाए, मतलब कि कोई अगर उसको टच करे तो उसको करंट का झटका ना लगे और वो हमारा अर्थ के थ्रू ग्राउंड में चला जाए। तो इस प्रकार से हम अर्थिंग की वायरिंग करते हैं। इसके बाद बात आती है न्यूट्रल और फेस की वायरिंग। तो न्यूट्रल और फेस की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, कैसे की जाती है, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। न्यूट्रल के तार को सर्वप्रथम हम सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट पर डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल का तार कहाँ कहाँ पर जुड़ना चाहिए, यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल का तार इस बल्ब में जुड़ना चाहिए और न्यूट्रल का तार इस मोटर में जुड़ना चाहिए और साथ ही साथ इस कंप्रेसर को भी न्यूट्रल चाहिए और यहाँ पर जो हमारा हीटर है, हीटर को भी न्यूट्रल चाहिए और साथ ही साथ इस टाइमर को भी न्यूट्रल चाहिए। तो ये इतने सारे चीज़ों को हमको न्यूट्रल की सप्लाई देना है। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की सप्लाई सबको दे लेते हैं। यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल के तार को इस बल्ब के एक पॉइंट पर जोड़ देंगे तो हमारे बल्ब में न्यूट्रल की सप्लाई पहुँच जाएगी। साथ ही साथ इसी तार को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे और यहाँ पर एवापरेटर फैन है। एवापरेटर फैन का काम क्या होता है, एवापरेटर फैन जो होता है कि जब हमारे एवापरेटर पर कूलिंग हो जाती है तो फ्रिज बहुत लंबी और बड़ी होती है। क्या होता है, नीचे तक कूलिंग उसकी नहीं पहुंच पाती, उस कूलिंग को पहुंचाने के लिए यहाँ पर एवापरेटर फैन लगाया जाता है। इसी एवापरेटर फैन के द्वारा कूलिंग फ्रिज के नीचे तक पहुंचती है। तो एवापरेटर फैन का यूज यहाँ पर ऐसे किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एवापरेटर फैन में एक तार न्यूट्रल का जुड़ गया। इसके बाद देखिए, हमारा रिले है, रिले के साथ ये कंप्रेसर लगेगा और कंप्रेसर के साथ यहाँ पर OLP भी लगेगी। तो सबसे पहले हम या तो OLP में सप्लाई दे सकते हैं या फिर रिले में भी सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन टाइप रिले लगाया गया है। इस ओपन टाइप रिले के पोल पॉइंट पर हम न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट दे देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पोल पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट दे दिए। अब देखिए, यहाँ पर थर्मल फ्यूज लगा होता है। आप जानते होंगे कोई भी फ्यूज हमारा सीरीज में लगता है, तो चलिए हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल के तार को हम इस थर्मल फ्यूज के एक पॉइंट पर दे देते हैं। अब थर्मल फ्यूज के दूसरे पॉइंट से न्यूट्रल की सप्लाई निकलेगी। अब ये न्यूट्रल की सप्लाई जब निकलेगी तो सबसे पहले डिफ्रॉस्ट हीटर में जाएगी। तो यहाँ पर हम डिफ्रॉस्ट हीटर में न्यूट्रल का तार जोड़ दिए। यहाँ पर देखिए, डिफ्रॉस्ट हीटर में न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गई। अब इस टाइमर में इस डिफ्रॉस्ट हीटर से ही सप्लाई जाती है। इसको हम जब वायरिंग कर लेंगे तो बाद में समझाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर डिफ्रॉस्ट हीटर में न्यूट्रल फेस दोनों आएगा और हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर भी काम करेगा, साथ ही साथ टाइमर भी काम करेगा और बाईमेटालिक थर्मोस्टेट भी कार्य करेगा। तो चलिए हम डिफ्रॉस्ट हीटर के ऊपर वाले पॉइंट को डिफ्रॉस्ट टाइमर के 1 नंबर वाली पिन पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है इसमें पिनें बनी होती हैं कुछ इस प्रकार से, पहले 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर और यहाँ पर 2 नंबर और यहाँ पर 1 नंबर की पिन होती है। डिफ्रॉस्ट टाइमर जो हमारा होता है ये किस लिए यूज किया जाता है, तो डिफ्रॉस्ट टाइमर मैं आपको बता दूं तो टाइमर एक प्रकार की ऑटोमेटिक स्विच है जो फ्रिज को 10 घंटे तक कूलिंग मोड में रखती है और 10 से 20 मिनट तक
उसको हीटिंग मोड में रखती है। कूलिंग मोड में इसलिए रखती है कि हमारा जो एवापोरेटर है वो ठंडा हो जाए, वहां पर रखी वस्तु या स्थान ठंडा हो जाए। और हीटिंग मोड में इसलिए रखा जाता है कि अगर हमारे एवापोरेटर कॉइल पर बर्फ जम जाती है तो उस बर्फ को पिघलाने के लिए इस डिफ्रॉस्ट हीटर को सप्लाई इसी टाइमर के द्वारा 2 नंबर से जाती है। तो हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन होकर उस बर्फ को पिघला देता है। जब सारी बर्फ पिघल जाती है तो फिर से यह सप्लाई 4 नंबर पर कन्वर्ट कर देता है, तो 4 नंबर पर फिर से यह कूलिंग मोड में चली जाती है। तो यहाँ पर डिफ्रॉस्ट टाइमर का ये काम होता है। डिफ्रॉस्ट टाइमर में एक मोटर लगा हुआ है। इस मोटर को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर 1 नंबर से हम न्यूट्रल देते हैं और 3 नंबर से हम फेज की सप्लाई देते हैं। तो न्यूट्रल का कनेक्शन आप देख सकते हैं इस बल्ब में पहुंच गया और यहाँ पर इस एवापोरेटर वाले फैन के मोटर में पहुंच गया और साथ ही साथ इस कंप्रेसर में जो रिले लगेगा उस रिले के भी पोल पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गई और साथ ही साथ इस थर्मल फ्यूज से सीरीज में होता हुआ इस डिफ्रॉस्ट हीटर को भी न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से मिल रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर सीरीज बनाते हुए इस डिफ्रॉस्ट टाइमर को भी 1 नंबर पर सप्लाई मिल चुकी है। अब देखिए बात आती है कि फेज की सप्लाई कहां पर देंगे और किस प्रकार से देंगे। तो चलिए हम फेज की सप्लाई आपको समझा देते हैं कि कैसे फेज की सप्लाई दी जाती है। जैसे हम सिंगल डोर फ्रिज में वायरिंग करते हैं सेम उसी प्रकार से इसकी वायरिंग करना है। अब हम फेज के तार को जोड़ते हैं। देखिए फेज के तार को सबसे पहले कहां पर जोड़ना है, तो फेज के तार को सबसे पहले थर्मोस्टेट स्विच के एक पॉइंट पर जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए थर्मोस्टेट स्विच हमारी मेन स्विच भी होती है, तो इस मेन स्विच के एक पॉइंट पर हमारा फेज का तार जुड़ चुका है। अब कहां पर जोड़ना है, यहाँ पर देखिए डोर स्विच के द्वारा इस बल्ब को चलाना है, तो इस बल्ब पर सिर्फ न्यूट्रल्स की सप्लाई पहुंच रही है। अब इसको फेज की सप्लाई चाहिए तो यहाँ पर थर्मोस्टेट के इसी पॉइंट से हम फेज की सप्लाई इस डोर स्विच के एक पॉइंट पर दे देंगे। जैसे ही डोर स्विच के एक पॉइंट पर देंगे, अगर हमारी डोर खुली रहेगी तो ये पॉइंट इसे टच होगा। ये पॉइंट इसे टच होने के नाते इस कॉपर की पत्ती के द्वारा यहाँ पर फेज की सप्लाई आने लगेगी और ये फेज की सप्लाई हम कनेक्ट कर देंगे इस बल्ब को। अब देखिए यहाँ पर जब हम दरवाजे को बंद करेंगे तो हमारी डोर स्विच की नोब अंदर की तरफ दब जाएगी। जब अंदर की तरफ दबती है तो ये बल्ब बंद हो जाता है और जैसे हम दरवाजे को खोलते हैं तो नोब बाहर की तरफ आ जाती है, तो ये पत्ती इससे टच हो जाती है। टच हो जाने के नाते ये हमारा बल्ब जल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा डोर स्विच और बल्ब कार्य करता है। अब आगे की सप्लाई किस प्रकार से देनी है आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्मोस्टेट का आउट पॉइंट है, मतलब थर्मोस्टेट अगर ऑन रहेगा तो इस पॉइंट से फेज की सप्लाई निकलेगी। अब इस पॉइंट से फेज की सप्लाई निकलती है तो इस फेज की सप्लाई को सबसे पहले कहां पर देना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो डिफ्रॉस्ट टाइमर है, डिफ्रॉस्ट टाइमर के 3 नंबर पर फेज की सप्लाई जाती है और 1 नंबर पर न्यूट्रल की सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर के तार पर हमने पहले ही न्यूट्रल की सप्लाई दे दिए हैं। अब यहाँ पर 3 नंबर की पिन पर फेज की सप्लाई देना है। तो चलिए हम यहाँ पर 3 नंबर पर फेज की सप्लाई इस प्रकार से दे देते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा डिफ्रॉस्ट मोटर है, ये डिफ्रॉस्ट मोटर कार्य करने लगेगा क्योंकि इस पॉइंट से इस फेज की सप्लाई मिल रही है और इस पॉइंट से इसको न्यूट्रल की सप्लाई मिल रही है। तो हमारा डिफ्रॉस्ट मोटर कार्य करने लगेगा। जब हमारा डिफ्रॉस्ट मोटर कार्य करता है तभी इसमें लगा गियर कार्य करता है। जब लगा गियर इसमें कार्य करता है तो गियर के हिसाब से ये हमारा 4 नंबर पर और 2 नंबर पर सप्लाई को आउट करता है। 4 नंबर पर 10 घंटे या फिर 12 घंटे और 2 नंबर पर 10 मिनट या 12 मिनट के लिए सप्लाई को आउट करता है। ये कंपनियां टाइमिंग अपने हिसाब से सेट करके देती हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर हमारा कूलिंग मोड होता है क्योंकि 10 घंटे कूलिंग मोड में चलेगा और 2 नंबर पर सप्लाई जब 10 मिनट के लिए आएगी तो हमारा हीटिंग मोड होगा। हीटिंग मोड में हमारा हीटर ही चलेगा और कूलिंग मोड में हमारा यहाँ पर कंप्रेसर और यहाँ पर मोटर दोनों चलेंगे। तो कूलिंग मोड में कंप्रेसर को चलाना है और हीटिंग मोड में डिफ्रॉस्ट हीटर को चलाना है। तो यहाँ पर देखिए फेज की सप्लाई तो यहाँ तक आ चुकी है। अब क्या करना है, 4 नंबर से सप्लाई जब कूलिंग मोड में आउट होगी तो कूलिंग मोड में हमारा क्या क्या चलना चाहिए, आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब हमारा कंप्रेसर चलेगा तभी हमारे कूलिंग होगी और जब हमारा एवापोरेटर फैन चलेगा तो कूलिंग नीचे तक पहुंचेगी। मतलब कि कूलिंग मोड में हमको क्या क्या कनेक्ट करना है, मोटर को कनेक्ट करना है और यहाँ पर कंप्रेसर को कनेक्ट करना है। कंप्रेसर में ऑलरेडी रिले के थ्रू न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर ओएलपी पर अगर हम फेज की सप्लाई दे दें तो यहाँ से आउट पॉइंट से ओएलपी के कॉमन वाले पॉइंट पर फेज की सप्लाई पहुंच जाएगी। तो चलिए हम इस 4 नंबर के पिन से इस OLP के एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर देखिए OLP जब आउट करेगी इस फेज की सप्लाई को तो जिसको कनेक्ट कर देंगे हम कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर। तो इस प्रकार से कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट पर फेज की सप्लाई और इस प्रकार से कंप्रेसर के रनिंग वाले पॉइंट पर रिले के थ्रू न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच जाती है। तो यह हमारा कंप्रेसर मोटर काम करने लगेगा, मतलब कूलिंग मोड में हमारा कंप्रेसर ऑन रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर की पिन से ही हमारा एवापोरेटर फैन भी कनेक्ट करना है। तो चलिए इस मोटर को भी हम
हम यहाँ से फेज की सप्लाई दे देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर के पिन से ही इसको भी सप्लाई देना है, तो यहाँ पर OLP के इन पॉइंट पर ही हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिए, तो ये हमारा एवापोरेटर फैन भी यहाँ से चलने लगेगा। मतलब कूलिंग मोड में जब भी सप्लाई 4 नंबर पर भेजेगा तो हमारा कंप्रेसर भी चलेगा और हमारा एवापोरेटर फैन मोटर भी चलेगा। तो इस प्रकार से हमारा कूलिंग मोड कार्य करता है। अभी देखिए जब ये 10 घंटे बाद सप्लाई को 2 नंबर पर भेजेगा तो क्या होगा, जब ये 2 नंबर पर सप्लाई भेजता है तो इस 2 नंबर के तार को हम कहां पर जोड़ते हैं, इस बाईमेटालिक थर्मोस्टेट पर जोड़ते हैं। बाईमेटालिक थर्मोस्टेट हमारा क्या करता है, इसके फंक्शन को आप समझेंगे तो सारी चीजें जान जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई पहुंचती है और दूसरे पॉइंट पर जब फेज की सप्लाई आउट होती है तो इस सप्लाई को हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, जहां पर हमने 1 नंबर पर न्यूट्रल की सप्लाई को जोड़ा है इस डिफ्रास्ट हीटर से सीरीज में बनाते हुए। तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम वायरिंग को समझा देते हैं, इधर की वायरिंग को। तो इधर की वायरिंग को सबसे पहले समझने के बाद यहाँ पर डिफ्रास्ट टाइमर हमारा मेन होता है। तो डिफ्रास्ट टाइमर को हम अभी समझेंगे किस प्रकार से हमारा डिफ्रास्ट टाइमर काम करेगा और किस प्रकार से हमारा फ्रिज कूलिंग मोड और हीटिंग मोड में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए हम इसको समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए इस बल्ब के एक पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई मिल चुकी है और यहाँ पर फेज की सप्लाई इस थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पर मिल चुकी है। यहाँ पर थर्मोस्टेट स्विच के एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई मिल रही है, यहीं से हम कनेक्ट कर दिए हैं इस डोर स्विच को। तो डोर स्विच के एक पॉइंट पर फेज की सप्लाई आ गई। अब जैसे हम डोर स्विच को खोलेंगे, मतलब दरवाजे को खोलेंगे, तो ये कॉपर की पत्ती इससे कनेक्ट होगी, ये कॉपर की पत्ती इससे कनेक्ट होगी, तो ये सप्लाई यहाँ पर आते हुए फेज की सप्लाई इस बल्ब को मिल जाएगी, तो हमारा बल्ब वर्क करने लगेगा। डोर स्विच को जैसे ही हम बंद करते हैं, मतलब दरवाजे को बंद करते हैं, तो ये कॉपर की पत्ती यहाँ से छोड़ देती है और फेज की सप्लाई आना बंद हो जाती है, तो हमारा बल्ब बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आगे का फंक्शन कार्य करता है। मतलब कि दरवाजे को हम खोलेंगे तो ये तीनों चीजें हमको आगे ही मिलेंगी, थर्मल वाल्व, थर्मोस्टेट, डोर स्विच और बल्ब। इसमें हम तीनों चीजों का काम बता दें। यहाँ पर बल्ब का काम होता है कैबिनेट में रोशनी करना, डोर स्विच का काम होता है कि बल्ब को जलाना या बुझाना, और यहाँ पर थर्मल वाल्व, थर्मोस्टेट का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। कूलिंग को ये किस प्रकार से कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए थर्मोस्टेट में एक बेलोज और डायफ्राम नाम की पत्ती होती है। जो बेलोज होता है वो हमारी ये स्प्रिंग होती है और डायफ्राम जो होता है ये नीचे वाला भाग होता है। यहाँ पर इसकी जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, इस पूंछ में SO2 गैस भरी होती है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस की क्वालिटी ये होती है कि वो थोड़ी सी ठंडक पाने पर बहुत अधिक ठंडी हो जाती है, और जब बहुत अधिक ठंडी हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर इवापोरेटर से टच रहती है। बहुत अधिक ठंडी हो जाने के बाद इस बेलोज नाम की स्प्रिंग में सिकुड़न पैदा होती है, मतलब ये सिकुड़ जाती है, और जैसे ही स्प्रिंग सिकुड़ जाती है इसको ऊपर की तरफ खींच लेती है, मतलब इस बेलोज को ऊपर की तरफ खींच लेती है, और ये कॉन्टेक्ट इस पत्ती से छूट जाता है। इस पत्ती से कॉन्टेक्ट छूटते ही फेज की सप्लाई इधर जाना बंद हो जाती है, और जैसे ही फेज की सप्लाई इधर जाना बंद हो जाती है तो हमारे इधर के जितने भी फेज से कनेक्ट सारे उपकरण हैं ये बंद हो जाएंगे। मतलब कि जब इधर की सप्लाई को काट दिया तो हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। कंप्रेसर जब बंद हो जाएगा तो कूलिंग होगी नहीं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि यह कूलिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर देखिए अब हम आगे चलते हैं, इधर की वायरिंग को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की आगे जाकर इस मोटर में चली गई है एवापोरेटर फैन में। अब एवापोरेटर फैन में न्यूट्रल की सप्लाई पहुंच गई है। यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई इस रिले में दी गई है, और इस रिले के थ्रू इस कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग पर प्लंजर नाम की पत्ती 60 मारकर इस कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करती है। रिले के ऊपर एक OLP लगाई गई है। OLP क्या करती है, हीटिंग को कंट्रोल करती है। हीटिंग को कैसे कंट्रोल करती है, इसमें एक ब्राइमेट लीक स्टिक नाम की पत्ती होती है। जब ब्राइमेट लीक स्टिक नाम की पत्ती से सप्लाई होकर इस पॉइंट पर आती है तो ये जैसे ही हमारा कंप्रेसर ओवरलोड या हीट होता है तो ये हमारी पत्ती जो होती है वो गर्म हो जाती है। जब पत्ती गर्म हो जाती है तो गर्म होकर टेढ़ी हो जाती है, और टेढ़ी होने के बाद इसके 2 पॉइंटों से सप्लाई जाना बंद हो जाती है, मतलब कि सप्लाई को कट कर देती है। जब सप्लाई को कट करती है तो यहाँ पर जो हमारा कंप्रेसर होता है और जो ब्राइमेट लीक स्टिक नाम की पत्ती होती है वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आने लगती है। जब वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में आने लगती है तो पत्ती सीधी होने लगती है, और जब पत्ती सीधी होने लगती है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर सप्लाई आना फिर से प्रारंभ हो जाती है, और हमारा कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर कार्य करता है। यहाँ पर देखिए उस ओवरलोड प्रोटेक्टर के ही इस पॉइंट से फेज की सप्लाई इस मोटर को दी गई है। मतलब कि अगर हमारा ये डिफ्रास्ट टाइमर 4 नंबर पर सप्लाई आउट कर रहा है तो इस पॉइंट पर भी सप्लाई आएगी, और यहीं से इस मोटर को भी सप्लाई आएगी। तो कूलिंग मोड में हमारा मोटर भी चलेगा, और यहाँ पर कूलिंग मोड में हमारा
हमारा कंप्रेसर भी चलेगा। तो ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी, मतलब कि 4 नंबर पर जब सप्लाई आएगी तो हमारा कूलिंग मोड में ये हमारा मोटर और ये हमारा कंप्रेसर चलेगा। और बात रह जाती है अब हीटिंग मोड की, तो हीटिंग मोड किस प्रकार से कार्य करता है, पहले यहाँ पर हम न्यूट्रल की सप्लाई को और समझ लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर टाइमर के बारे में समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल के तार को हमने पोल पॉइंट पर जोड़ दिया है, तो पोल पॉइंट से यहाँ पर रनिंग और स्टार्टिंग पर प्लंजर नाम की पत्ती को शार्ट मारकर इस कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर रिले का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई आगे चली जाती है और आगे इस थर्मल फ्यूज में जाती है। थर्मल फ्यूज का काम हम बाद में समझाएंगे, सबसे पहले समझ लीजिए कि न्यूट्रल की सप्लाई कहां पर जा रही है। तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल की सप्लाई इस डिफ्रॉस्ट हीटर के एक पॉइंट पर जा रही है और जब तक यहाँ पर डिफ्रॉस्ट हीटर के एक पॉइंट पर जाएगी तो इस पॉइंट से न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आउट होते हुए इस डिफ्रॉस्ट टाइमर में चली जाती है। अब डिफ्रॉस्ट टाइमर में जब न्यूट्रल की सप्लाई चली जाती है, 1 नंबर पर डिफ्रॉस्ट टाइमर पर न्यूट्रल की सप्लाई जा रही है और 3 नंबर से यहाँ से थर्मोस्टेट से आउट होते हुए फेस की सप्लाई आ रही है। तो 1 नंबर पर न्यूट्रल और 3 नंबर पर फेस। यहाँ पर देखिए एक मोटर लगा हुआ है, इस मोटर का नाम होता है डिफ्रॉस्ट मोटर या टाइमर मोटर इसको बोला जा सकता है। 1 नंबर से न्यूट्रल की सप्लाई पा रहा है और 3 नंबर से फेस की सप्लाई पा रहा है। ये दोनों सप्लाई पाते ही ये मोटर हमारा चलने लगेगा। अब जब ये मोटर चलने लगेगा तो इसमें एक गियर लगा होता है। इस गियर के द्वारा क्या होती है, ये जो पत्ती होती है कभी 4 नंबर पर, कभी 2 नंबर पर, कभी 4 नंबर पर, कभी 2 नंबर पर, इस प्रकार से कनेक्ट होती है। अब कंपनी अपनी सेटिंग के हिसाब से कुछ घंटे के लिए कूलिंग मोड में और कुछ घंटे के लिए हीटिंग मोड में इसको बनाकर देती है। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो LG कंपनी की जो फ्रिज आती है, LG कंपनी की फ्रिज 9 घंटे 40 मिनट कूलिंग मोड में रखती है और 10 मिनट से 20 मिनट तक हीटिंग मोड में रखती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 10 घंटे के लिए कूलिंग मोड में रखता होगा और 2 मिनट के लिए हीटिंग मोड में रखता होगा। तो इस टाइमर की क्वालिटी ये होती है कि ये मोटर जब तक चलता है तब तक इस गियर को चेंज करता है और जब ये मोटर बंद हो जाता है तो गियर को चेंज करना बंद कर देता है। यहाँ पर देखिए कुछ इंस्टेंट कंडीशन में अगर ये 4 नंबर पर फेस की सप्लाई आउट कर रहा है, मतलब कि ये पॉइंट इससे कनेक्ट है, तो इसको बोला जाता है कूलिंग मोड। कूलिंग मोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस 4 नंबर की पिन से हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर से होते हुए कंप्रेसर कनेक्ट होता है और इसी पिन से हमारा मोटर कनेक्ट होता है। तो इस समय हमारा एवापोरेटर फैन भी चल रहा होता है और हमारा कंप्रेसर चल रहा होता है। कंप्रेसर के चलने से एवापोरेटर कॉइल पर कूलिंग होगी और एवापोरेटर कॉइल की कूलिंग को नीचे तक भेजने के लिए यहाँ पर एवापोरेटर फैन लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा एवापोरेटर फैन और ये हमारा कंप्रेसर कार्य करता है 4 नंबर के सप्लाई पर। अब यहाँ पर देखिए बात आती है हीटिंग मोड में कब जाता है। तो 10 घंटे बाद जब हीटिंग मोड में जाएगा, टाइमर मोटर चल रहा होगा और यहाँ पर गियर को जब चेंज करेगा 10 घंटे बाद, तो ये सप्लाई इस पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब कि ये सप्लाई 2 नंबर पर भेजने लगेगा। तो 1 नंबर पर यहाँ पर देख सकते हैं आप न्यूट्रल की सप्लाई और 2 नंबर पर फेज की सप्लाई यहाँ पर आने लगी। अब 2 नंबर की फेज की सप्लाई सबसे पहले कहाँ पर जाएगी, बाईमेटालिक थर्मोस्टेट में जाएगी। अब बाईमेटालिक थर्मोस्टेट क्या करता है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, इसको समझ लेते हैं। जो हमारा बाईमेटालिक थर्मोस्टेट होता है यह हीटिंग को कंट्रोल करता है। हीटिंग को कंट्रोल किस प्रकार से करता है, ये देखिए बाईमेटालिक थर्मोस्टेट की क्वालिटी ये होती है कि यह -5 डिग्री तापमान होने पर सप्लाई को आउट करने लगता है, मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आउट करने लगता है। और जैसे ही तापमान +5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे ही सप्लाई को यहाँ से आउट करना बंद कर देता है, मतलब कि -5 पर ऑन होता है और +5 पर ऑफ हो जाता है। यह हमारा बाईमेटालिक थर्मोस्टेट इस प्रकार से कार्य करता है। अब आप समझ सकते हैं जब कूलिंग मोड पर 4 नंबर पर सप्लाई भेज रहा था तो यहाँ पर कूलिंग मोड हो रही थी, मतलब कूलिंग मोड में एवापोरेटर हमारा ठंडा हो रहा था। यह एवापोरेटर के पास ही लगा रहता है। तो जब हमारा एवापोरेटर ठंडा होगा तो हमारा बाईमेटालिक थर्मोस्टेट भी ठंडा होगा। जब हमारा बाईमेटालिक थर्मोस्टेट ठंडा होगा तो इसका तापमान -5 तक जाएगा ही जाएगा। तो जब -5 तक इसका टेम्परेचर जाता है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सप्लाई आना प्रारंभ हो जाती है। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सप्लाई आना प्रारंभ हो गई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाईमेटालिक थर्मोस्टेट है, ये सप्लाई कहाँ पर जाएगी, इस पॉइंट पर जाएगी। इस पॉइंट पर जाते हुए ये सप्लाई इधर भी आएगी और ये सप्लाई इधर भी आएगी। जब ये फेज की सप्लाई इस पॉइंट पर आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर पर फेज की सप्लाई मिलने लगेगी। जब 1 नंबर पर फेज की सप्लाई मिलने लगेगी तो यहाँ से 3 नंबर पर भी फेज की सप्लाई मिल रही है, तो ये हमारा मोटर फेज और फेज पाकर बंद हो जाएगा। मतलब कि कोई भी हमारा उपकरण सिर्फ फेज से नहीं चलता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट पर जब फेज आएगा तो हमारा मोटर बंद हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर का मोटर है वो बंद हो जाएगा। जब हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर का मोटर बंद हो जाता है तो यहाँ पर गियर को चेंज करना बंद कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए सप्लाई, अब फेज की सप्लाई यहाँ पर डिफ्रॉस्ट हीटर के दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है, मतलब कि इस पॉइंट पर फेज की सप्लाई और इस पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई। तो हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर फेज और न्यूट्रल पाते ही ऑन हो जाता है, मतलब कि गर्म होने लगता है। जब हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर गर्म होने लगेगा तो एवापोरेटर पर जमी हुई सारी बर्फ पिघल जाएगी। जब 10 मिनट तक डिफ्रॉस्ट हीटर हमारा चलेगा तो एवापोरेटर
इवापोरेटर कॉइल की जो भी कूलिंग होगी वो समाप्त हो जाएगी, मतलब कि उस पर जमी हुई बर्फ खत्म हो जाएगी। जब जमी हुई बर्फ खत्म होगी और साथ ही साथ यहाँ पर बायोमेटालिक थर्मोस्टेट का भी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होने लगेगा, मतलब बढ़ने लगेगा। जब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो यहाँ पर टेम्परेचर -5 से होते होते ये +5 की तरफ चला जाता है, मतलब कि टेम्परेचर माइनस में से प्लस में चला जाता है। जब टेम्परेचर माइनस में से प्लस में चला जाता है, मतलब कि +5 तक जाता है, वैसे ये हमारा बायोमेटालिक थर्मोस्टेट सप्लाई देना बंद कर देता है, मतलब कि एक पॉइंट से सप्लाई जा रही थी, अब उस सप्लाई को ये बंद कर देता है। जब उस सप्लाई को बंद कर देता है तो यहाँ पर फेज की सप्लाई आना बंद हो जाती है। जब फेज की सप्लाई बंद हो जाती है तो फिर से उसी प्रकार से थर्मल फ्यूज से न्यूट्रल होता हुआ इस डिफ्रॉस्ट हीटर में न्यूट्रल होता हुआ इस पॉइंट से न्यूट्रल होता हुआ 1 नंबर की पिन पर चला जाता है और हमारा मोटर फिर से चलने लगता है। जब हमारा मोटर फिर से चलने लगता है तो यहाँ पर फिर से ये गियर को चेंज करने लगता है, मतलब कि ये सप्लाई 2 नंबर पर जब जा रही थी, इस सप्लाई को काट कर ये किस नंबर पर कर देगा, तो 4 नंबर पर कर देगा, मतलब कि फिर से ये हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर जो होगा कूलिंग मोड में हो जाएगा। जब ये फिर से कूलिंग मोड में हो जाएगा तो फिर से हमारा OLP, कंप्रेसर, रिले और यहाँ पर जो हमारा इवापोरेटर फैन है, ये सारी चीजें चलने लगेगी। तो इस प्रकार से डबल डोर रेफ्रिजरेटर कार्य करता है और इस प्रकार से डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज और बचा हुआ है, थर्मल फ्यूज के बारे में अभी समझाना बाकी रह गया है। थर्मल फ्यूज के बारे में भी समझ सकते हैं आप। देखिए ये जो हमारा थर्मल फ्यूज है, इस थर्मल फ्यूज के इसलिए लगाया जाता है, अभी थर्मल फ्यूज का कोई कार्य नहीं हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ। अब हम थर्मल फ्यूज के बारे में समझाते हैं कि थर्मल फ्यूज किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर देखिए जब हमारा टाइमर किसी वजह से खराब हो जाता है, जब हमारा टाइमर किसी वजह से खराब हो जाएगा तो यह लगातार 2 नंबर की पिन पर सप्लाई भेजेगा। जब हमारा 2 नंबर की पिन पर सप्लाई लगातार भेजेगा और बायोमेटालिक भी मान लीजिए हमारा खराब हो गया, तो बायोमेटालिक से सप्लाई डायरेक्ट जाते हुए कहां पर जाएगी, इस पॉइंट पर जाएगी, मतलब डिफ्रॉस्ट हीटर के इस पॉइंट पर जाएगी। जब डिफ्रॉस्ट हीटर के इस पॉइंट पर फेज की सप्लाई जाएगी और इस पॉइंट पर न्यूट्रल की सप्लाई मिल ही रही है, तो हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर धीरे धीरे हीट होता चला जाएगा। जब हीट होता चला जाएगा तो यहाँ पर बायोमेटालिक थर्मोस्टेट तो खराब है, जब पॉजिटिव में टेम्परेचर पहुंचेगा, मतलब +5 डिग्री में टेम्परेचर पहुंचेगा, तो ये सप्लाई को कट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बायोमेटालिक थर्मोस्टेट खराब है और 10 मिनट तक हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर हीट होगा और यहाँ पर 10 मिनट के बाद ये सप्लाई को 4 नंबर पर नहीं करेगा, मतलब कि हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर बायोमेटालिक थर्मोस्टेट के खराब होने की दशा में हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर लगातार हीट होता रहेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब हमारा टेम्परेचर 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो हमारे फ्रिज के कैबिनेट में लगी हुई प्लास्टिक को गलाने लगेगा, मतलब कि वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहां के प्लास्टिक गलने लगेगी। उस प्लास्टिक को गलने से, फ्रिज के गलने से बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर थर्मल फ्यूज लगाते हैं। अब थर्मल फ्यूज जैसे ही 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, 80 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर यह थर्मल फ्यूज हमारा ब्लो कर जाता है, मतलब कि सप्लाई को कट कर देता है। यह थर्मल फ्यूज यहाँ पर फ्यूज हो जाता है। फ्यूज हो जाने की वजह से यहाँ से न्यूट्रल की सप्लाई जो जा रही थी, अब इस डिफ्रॉस्ट हीटर पर न्यूट्रल की सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। जैसे ही डिफ्रॉस्ट हीटर पर न्यूट्रल की सप्लाई बंद होगी, हमारा डिफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाएगा और डिफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाएगा तो हमारी फ्रिज के सभी कंपोनेंट या फिर उसमें उपस्थित सभी प्लास्टिक वगैरह जलने से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा थर्मल फ्यूज वर्क करता है। तो अगर इस वायरिंग से और डबल डोर फ्रिज से कोई क्वेश्चन रह जाता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।